इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर जहाँ लाखों तरह के तारे हैं, आकाशगंगाएं हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, छोटे मोटे और अन्य प्रकार के आपके उल्कापिंड हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी केवल और केवल आपका जीवन पृथ्वी ग्रह के ऊपर ही संभव है। प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है, प्रकृति हमें इतना सब कुछ प्रदान करती है, परंतु हमने प्रकृति के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। प्रकृति ने हमें कई प्रकार के ऐसे जैव अजैव घटकों को प्रदान किया है। पृथ्वी ने हमें नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऐसे पदार्थ हमें संसाधन प्रदान किए हैं जिसको मानव तो क्या कोई भी संसार में दोबारा से प्राप्त करने के लिए एक लंबे समय का इंतजार करता है और बहुत लंबे समय बाद ही उसको प्राप्त कर सकता है, जल्दी उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों के अंदर हमें जल, वायु, मृदा, भूमि, आकाश, पाताल, हजारों तरह के वनस्पतियाँ जो कि हमारे कई सारे प्रकार की जड़ी बूटियों और हर प्रकार की आपकी सुविधाओं के लिए पर्याप्त हैं। हम मानव ने अपने विकास के लिए, यानी मानव विकास के लिए इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार रौंद दिया है कि इनमें से कई वनस्पतियाँ अब विलुप्त होती चली जा रही हैं। हम मानव विकास करने में इतने ज़्यादा मगरूर हो चुके, इतने ज़्यादा इसके अंदर खो चुके हैं कि हमने प्रकृति के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, परंतु हमने उसका बहुत बुरी तरीके से अपरदन किया है और उनको नष्ट करना शुरू कर दिया है। यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राप्त हुए हैं और उनका जब हमने प्रदूषण द्वारा विनाश कर दिया, उनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल SSM लर्निंग। मैं शिवम आज आपके संग बात करने वाला हूँ प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। अगर हम पृथ्वी के ग्लोब को ध्यान से देखें तो पृथ्वी के ऊपर तकरीबन 75% यानी 75% पानी पाया जाता है। बाकी के 25% के ऊपर आपकी भूमि है। यानी सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर हमें प्राप्त संसाधन जल है और हमने जल को ही आजकल देखा जा रहा है कि सेव द वाटर और सेव यानी जल बचाओ जल ही जीवन है, ऐसे करके काफ़ी सारे आपके स्लोगन घूम रहे हैं, स्लोगन मार्केट के अंदर चलाए जा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हमने पानी का इतना ज़्यादा उपयोग कर लिया है, इतना ज़्यादा हमने पानी को बर्बाद कर दिया है कि हमें पानी की आपूर्ति जो है संपूर्ण रूप से नहीं हो पा रही। पानी को हमें बचाना जरूरी है। जल संसाधन पानी के वह स्रोत होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनके लिए उपयोगिता की संभावना हो, उसे हम जल संसाधन कहते हैं। यानी कि जैसे कि पानी में उपयोगी शामिल कैसे हो सकते हैं हमारे लिए, हम इनका इस्तेमाल कृषि के अंदर, औद्योगिकरण के अंदर, घरेलू काम के अंदर, मनोरंजन हेतु, पर्यावरणीय गतिविधियों हेतु, इन सभी कार्यों के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके वस्तुत्व को जाने, यानी कि इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर ताजे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सभी के सभी कामों के अंदर हम ताजे पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पृथ्वी पर जो पानी की कुल उपलब्ध मात्रा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जल भंडार या फिर जलमंडल कहा जाता है। अगर हम पृथ्वी के सारे जलमंडल को देखें, पृथ्वी के सारे पानी को देखें तो तकरीबन 97.5% यानी 97.5% जो पानी है आपका, वो आपका पानी समुद्रों में खारे जल के रूप में है और बाकी का जो 2.5% पानी है वो आपका मीठा पानी है, जो कि 2/3 हिस्सा जो उसका है हिमनद या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों से आता है हमारे पास। अगर हम इसकी बात करें, मीठा पानी जो होता है वो आपका नवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि जल चक्र द्वारा तो उसको दोबारा से प्राकृतिक रूप से शुद्ध कर दिया जाता है, इसलिए ये आपका प्राकृतिक रूप से शुद्ध माना जाता है। अगर हम पर्यावरण के अंदर उपस्थित इसके जल आपूर्ति की बात करें तो आज जल संसाधन की कमी, इसके अवनयन और इसकी संबंधित तनाव जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक विराजमान होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर एक चिंता का माहौल क्रिएट होता चला जा रहा है। अगर हम बात करें जल विवाद को लेकर कि जल विवाद जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जल संकट या जल तनाव की अवधारणा बिल्कुल सरल है। यानी कि अगर हम बात करें सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद के अनुसार जो है यह उन परिस्थितियों पर लागू होता है जहां सभी उपयोगों के लिए पर्याप्त मात्रा यानी पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होती, चाहे वो औद्योगिक हो, कृषि हो, घरेलू उपयोग हो, किसी भी प्रकार से आपकी जल की जो मात्रा है वो संपूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं हो पाती। उन क्षेत्रों के अंदर हम जल संकट घोषित कर देते हैं, ये इनका मानना है। अब हम इसके उन कारणों के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से
जल संकट पैदा हो रहा है, जिसके सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि और जल संसाधन की कमी का होना। यानी कि सन 2000 के अंदर दुनिया की आबादी 6.2 अरब थी और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका अनुमान था कि सन 2050 तक जनसंख्या में 3 अरब की वृद्धि हो जाएगी और इसका ज़्यादातर हिस्सा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि करेगा, जो पहले से ही जल तनाव से ग्रस्त है। इसलिए जल की मांग जो थी और बढ़ेगी और जल इस महत्वपूर्ण संसाधन में जल संरक्षण जो है पुनः वृद्धि नहीं कर पाएगा और इसके अनुकूल वृद्धि नहीं होती। ये एक सबसे अहम कारण सामने आता है। अगर हम इसके बारे में एक दूसरा कारण जानें, जिसका मतलब है समृद्धि में बढ़त का होना। हम देखते हैं जो आपके गरीब देश है, गरीब देशों के अंदर जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है, जिसके अंदर आपका भारत और चीन जो है, हमें गरीब नहीं बोल सकते, लेकिन गरीबी उन्मूलन वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर जनसंख्या वृद्धि होती है। तो आपके चीन और भारत जो दो दिग्गज ऐसे क्या नाम है देश हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पानी की समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। पानी जो है बुनियादी ज़रूरत बन चुका है, जिसको 24 घंटे 7 दिन मीठे पानी की आवश्यकता पड़ती है। चाहे शहर हो, गाँव हो, किसी भी तरह का आपका कस्बा जिला क्यों ना हो, हर जगह मीठे पानी की आवश्यकता पड़ती है। और मीठे पानी की जो है ज़्यादा मांग की वजह से पानी के अंदर कमी आनी शुरू हो गई है। ये भी इसका एक अहम कारण सामने आता है। इसके बाद अगला कारण व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार होना। तेजी से हो रहे औद्योगिकरण से सेवा क्षेत्र के अंदर जैसे पर्यटन हो गया, मनोरंजन क्षेत्र हो गया, ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों से तेजी से विस्तार कर रही हैं और इस विस्तार की वजह से जो आपकी स्वच्छता सहित जल की सेवाएं जो है उनमें वृद्धि की जा रही है, जो कि पानी और प्राकृतिक संसाधनों पर पारस्परिक तंत्र से बहुत ज़्यादा अधिक दबाव डाला जा रहा है, जो कि एक अहम कारण हो सकता है आपके जल संसाधन के अंदर कमी आने का। इसके बाद चौथा कारण जो है इसका तीव्र शहरीकरण, यानी कि ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा शहरीकरण होने की वजह से भी आपका जल संसाधन में कमी हो रही है, क्योंकि शहरीकरण के रुझान में इतनी तीव्र वृद्धि है कि जिसकी वजह से क्या होता है, निजी कुएँ जो है उनको गटर में परिवर्तित कर दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर खराब कर दिए गए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया जा रहा है। शहरीकरण की वजह से क्या है, आपके जल के जो कूप हैं उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है और ज़मीन के अंदर जो अंदरूनी जल है उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर किया जा रहा है। यदि कुछ जल उपलब्ध है तो उसके ग्रहण करने की लागत में वृद्धि होती जा रही है, जिस वजह से क्या है कि आपका जल संसाधन बहुत ज़्यादा खत्म होता जा रहा है, उसके ऊपर संकट पैदा हो गया है। इसके अंदर अगला कारण सामने आता है जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन के ऊपर संकट का पैदा हो जाना। यानी कि जब आपका जलवायु परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं पर आपका मौसम शुष्क बन जाता है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा नमी वाला मौसम सामने आता है, कहीं पर आपकी बाढ़ आ जाती है तो कहीं पे सूखा पड़ जाता है। इस वजह से भी आपके बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जल संसाधन में कटौती हो रही, जल संसाधन खराब हो रहा है। इसके कारण की बात कर लेते हैं, क्या कारण है। यानी कि बढ़ते तापमान के रहते वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, यानी वृद्धि होती जा रही है और परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि वर्षण में भी वृद्धि होगी। हालांकि वर्षा में क्षेत्रीय विविधता में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर ताज़े पानी में वैश्विक आपूर्ति जो है वो पूरे तौर पे हो नहीं पा रही है। कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो कहीं पे बाढ़ आ जाती है। ये कुछ अहम कारण है। इसके अलावा एक और अहम कारण भी नज़र में सामने आता है, जो कि है प्रदूषण का होना। प्रदूषण मेरी नज़र में सबसे मेन कारण सामने आता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, जब ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रदूषण होगा, प्रदूषण की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आपके जल संसाधन खराब होते हैं और जल में रहने वाले जीव जंतु, वनस्पति यानी प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ इन अन्य जीव जंतुओं को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनकी भी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। अगर हम जल संसाधन को बचाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जल प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। जल प्रदूषण आज विश्व के प्रमुख चिंता का विषय बनता जा रहा है। जल प्रदूषण जो है आज विश्व के अंदर सभी के सभी देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। कई देशों की सरकारें समस्या को कम करने के लिए अनेक प्रकार से समाधान खोजने की कोशिश कर रही हैं। जल आपूर्ति को कई प्रदूषणों से खतरा होता है, किंतु सबसे ज़्यादा खतरा जो है उसको फैक्ट्रियों से निकलने वाले उस आधे जले हुए या फिर अध जले या फिर मल उस गंदे पदार्थ से होता है, जिसको हम बिना सोचे समझे फैक्ट्री मालिक जो होते हैं उसको नदियों के अंदर डाल देते हैं, उनको नालों में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि प्राकृतिक जल में प्रवाह करने की वजह से क्या होता है कि उसको सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रॉब्लम होती है। जल जो है सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर खराब होता है। ये सबसे ज़्यादा करने वाले देश जो होते हैं अल्प विकसित देश होते हैं, जिनको ये करने में उनके लिए बिल्कुल आम बात बन चुकी है। ये सब करना उनके लिए बिल्कुल आम बात है। इनके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर हमारा देश, भारत, चीन, ईरान जैसे जो देश हैं बहुत ज़्यादा इसमें प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ये काम करते हैं।
ये जो है मल, कीचड़, गंदगी और विषाक्त प्रदूषण जो होते हैं उन सभी चीज़ों को ये पानी के अंदर फेंक देते हैं और मल उपचार के बावजूद भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी मात्रा के अंदर जीव जंतुओं को नुकसान होता है, जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके साथ साथ भी, अगर ये तो केवल फैक्ट्रियों की बात रही, इसके अलावा आम जनता जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जल को प्रदूषित करती है। अगर हम बात करें गाँव देहात के अंदर रहने वाले उन सभी लोगों के बारे में जो नदी किनारे या घाट के किनारे जाके वहीं पे कपड़े धोते हैं, वहीं पे आपके मलमूत्र कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी बर्बाद होता है, पानी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ चले जाते हैं। पानी के जो अपशिष्ट पदार्थ जाते हैं उसकी वजह से पानी बिल्कुल आपका खराब हो जाता है और जब उसी पानी का इस्तेमाल घर के घरेलू काम के अंदर किया जाता है तो पानी वही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यानी हमने खराब पानी खुद किया, उसकी वजह से हमारी खुद की भी सेहत के ऊपर असर पड़ता है। ये मेरी नज़र में कुछ अहम कारण थे जिसकी वजह से हम मान सकते हैं हमारा जल प्रदूषित हो रहा है या फिर जल संकट पैदा हो रहा है। हमें इन सभी जल संकट को पैदा करने वाले कारकों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे सरकार ध्यान दे रही है, ये आम जनता की भी ड्यूटी बनती है, उनका भी कर्तव्य है कि वे भी अपने काम को अपने जल संसाधन को बचाने में, अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में पूरी तौर से जिम्मेदारी निभाएं। हम सभी को सरकार का सहयोग करना चाहिए और उनके जो नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं जल बचाने के लिए, सभी के सभी देश जो हैं उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। हमें भी उनके संग मिलके उनका हिस्सा बनना चाहिए और अपने सोच समझ से भी हमें जल को बचाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जो कि हमारा है वायु। हमने किस प्रकार से प्रकृति ने हमें वायु प्रदान करी है और किस प्रकार से हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। एक बात और बता दूं, प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया, प्रकृति ने आज तक कभी उसका हमसे कोई मोल नहीं मांगा। क्या प्रकृति हमसे ये बोलती है कि मैंने आपको पानी या आपको मैंने हवा दिया, सूर्य का प्रकाश दिया है, उसके बदले मुझे कुछ दो? नहीं। परंतु हम इंसान उन सभी की सभी वस्तुओं का इतनी बुरी तरीके से खत्म करते जा रहे हैं, उनसे भरण बिल्कुल इस तरीके से भक्षण करते चले जा रहे हैं कि जो आपका प्राकृतिक संसाधन जो हमें सहायता देने वाला है वही आगे आने वाली पीढ़ी को प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का मैं यूँ नहीं बोलता कि बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल ही ना करो, लेकिन कम मात्रा के अंदर उनका इस्तेमाल करो और उनको खराब मत करो। जो हमें प्रदान किया गया हमें उसको खराब नहीं करना चाहिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्राकृतिक संसाधन के बारे में, यानी कि वायु के बारे में। आप जानती होंगे कि वायु जो है, वायु गैसों का मिश्रण होता है और पर्यावरण का मुख्य अजैविक घटक है। वायु एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होता है। जैसा कि सभी जीवित प्राणियों की वायु जो है, वायु के अंदर ही सांस लेने की क्षमता होती है। वायु में व्यक्ति सांस ले सकता है। सभी के सभी प्राकृतिक जितने भी जीवित प्राणी होते हैं सभी से वायु में ही सांस लेते हैं। मनुष्य एक दिन के अंदर लगभग 22,000 बार सांस लेता है। इसके दौरान लगभग वो 16 किलो वायु को अपने शरीर के अंदर ले लेता है। प्राचीन दार्शनिक वायु को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। सन 1674 में मायो ने यह सिद्ध किया था कि वायु कोई तत्व नहीं है वरन दो पदार्थों का मिश्रण है, जिसमें से एक सक्रिय होता है और दूसरा निष्क्रिय होता है। सन 1789 में लेवोसियर ने सक्रिय तत्व को ऑक्सीजन का नाम दिया। वह कहा जाता है कि इसका आयतन के अनुसार यह वायु का 1/5 यानी कि आपका 5वां भाग होता है, जबकि निष्क्रिय तत्व जो होता है वो नाइट्रोजन कहलाया जाता है। ये आयतन के अनुसार वायु के अंदर 4.5% भाग में पाया जाता है। यानी कि अगर हम इसका रेशो देखें, अगर इसका रेशो देखते हैं तो वायु और नाइट्रोजन का रेशो 1.4 का होता है। अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वायुमंडल के अंदर तकरीबन 78% पाई जाती है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 20.9 के आसपास पाई जाती है। आर्गन गैस पाई जाती है और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें जो कि नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन, ऐसे जो आपकी अन्य गैसें जो होती हैं वो कुल मिला के अन्य बाकी और परसेंटेज के अंदर आ जाती हैं। इस तरह से हमारे प्रकृति के अंदर गैसों का पूरा मापदंड तैयार कर रखा है। यानी प्रकृति के अंदर सबसे मात्रा के अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन गैस का मापदंड है। यानी वायु जो है आपके सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर वायु प्रदान की गई है। वायु की जो मात्रा है वो आपको इसलिए दी गई है ताकि हम जो है उनको अच्छी तरह से अपने जीवन के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जीवन चल सकता है, हम उसको अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रकृति के अंदर पाए जाने वाली सभी की सभी गैसों के मिश्रण को हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर इतनी सारी वायु होने के बावजूद भी पूरी की पूरी वायु हमारे आवश्यकता, यानी हम पूरी वायु का एक तरीके से पूरी वायु का हम ही उपयोग करते हैं।
कभी हम किसी को बिल्कुल समक्ष रूप से कर लेते हैं, किसी को हम अप्रत्यक्ष रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम वायु का अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं। यदि कोई यूँ बोले कि मैं नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल नहीं करता तो ये उसके लिए गलत है, ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है हम प्रोटीन के तौर पर हम नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल करते रहते हैं। यानी हम हर प्रकार की गैस का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति जो है वो खुद अपने हवा को यानी कि अपने वायु को खुद ही शुद्ध करती रहती है। पेड़ पौधों के द्वारा हवा को शुद्ध किया जाता है। हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमारे लिए उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित करके हमें प्रदान कर देते हैं। यानी कि हमारी जो वायु है, हमें जो वायु प्रदान की गई है वो प्रकृति खुद ही उसको ठीक करती रहती है, उसको सुचारू रूप से चलाती रहती है। परंतु हमारे मानव की कुछ ऐसी क्रियाएँ हैं, ऐसे कुछ काम हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा वायु का विनाश होता जा रहा है, वायु को हम प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारी फैक्ट्रियाँ जो है यानी कारोबार जो औद्योगिकरण के कारण भी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ऑक्सीजन यानी हमारे वायु के अंदर कमी होनी शुरू हो गई है। जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है, फैक्ट्रियों के अंदर से बहुत ज़्यादा मात्रा के जो काला धुआं निकलता है, यानी कच्चा पदार्थ जो जलता है, जब धुआं बाहर निकलता है तो उस धुएँ की वजह से हमारी पूरी वायुमंडल के अंदर एक अलग सी ही घुटन पैदा हो जाती है। फैक्ट्रियों के अलावा दूसरा कारण हमारे खुद के परिवहन होते हैं। परिवहन जो है, परिवहनों के वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रदूषण होता है। यानी कि परिवहनों से जो निकलने वाला पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो वाहन होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर काला धुआं निकलता है और उस काले धुएं की वजह से आपका पर्यावरण के अंदर वायु जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है। हमारी सरकारें जो है वो इस पर नियम कानून बनाती जा रही हैं और काम कर भी रही हैं कि हमें प्रदूषण रहित गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें प्रदूषण नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर उन गाड़ियों का या फिर उन 2 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का, उन व्हीकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो बिजली से चलें, क्योंकि बिजली से चलने वाले गाड़ियों के अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर या फिर ना के बराबर होता ही नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता। हमें उन गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम एक और अन्य कारण की बात करें तो कई सारे हमारे सामने कारण निकल कर आता है कि हम किसी भी त्यौहार पे या फिर किसी भी हम अपनी खुशी मनाने के लिए हम जो बेफालतू के अंदर पटाखों का या फिर क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम अवांछित तौर पे हम अपने इन क्रियाओं के तौर पे हम प्रदूषण फैलाते हैं, उसे हमें नहीं फैलाना चाहिए। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रदूषण होता है। यानी हमारी बहुत सारी मानव की ऐसी बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बढ़ता चले जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जो कि है हमारा भूमि संसाधन। यानी कि आपके जो भूमि संसाधन है, हम भूमि संसाधन के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से हम उसको बर्बाद करते जा रहे हैं और किस प्रकार से प्रकृति ने हमें उसको प्रदान किया है। भूमि प्रदूषण, जिसको मृदा प्रदूषण भी कहा जाता है, यानी मृदा प्रदूषण वह प्रदूषण होता है जिसकी वजह से मृदा में होने वाली गतिविधियाँ यानी मृदा में जो चीज़ें खराब हो जाती है उसको मृदा प्रदूषण बोलते हैं। इसकी मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से ऐसे पदार्थ मृदा के अंदर मिल जाते हैं जिसकी वजह से मृदा बंजर हो जाती है और काफ़ी मात्रा के अंदर खराब हो जाती है। यानी कि कीटनाशकों की वजह से भी हम बोल सकते हैं मृदा प्रदूषण ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है। अब बात कर लेते हैं कि भूमि पर्यावरण की आधारभूत इकाई होती है। यह एक स्थित इकाई होने के नाते इसकी वृद्धि में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। बड़े पैमाने पर हुए औद्योगिकरण और नगरीकरण ने नगरों की बढ़ती जनसंख्या एवं निकलने वाले द्रव एवं ठोस अपशिष्ट पदार्थों जो मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, उनके कारण भूमि में प्रदूषण अधिक मात्रा में फैल रहा है। यानी ठोस कचरा प्राय घरों में, मवेशी गृहों में, उद्योगों में, कृषि एवं दूसरे स्थानों से भी आता है। इसके ढेर जो होते हैं टिलों के रूप ले लेते हैं और क्योंकि ये ठोस कचरे में राख, कांच, फल, सब्जियों के छिलके, कागज, कपड़े, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ईंट, रेत, बालू, मवेशी गृह का कचरा, गोबर इत्यादि वस्तुएं शामिल होती हैं। हवा में छोड़े गए खतरनाक रसायन और सल्फर, शीशा के यौगिक जब मृदा में पहुंचते हैं तो ये मृदा को बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रदूषित कर देते हैं। यानी कि भूमि को भौतिक, रासायनिक और जैविक सभी प्रकार से हम क्या है उसको बर्बाद करते चले जा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। भूमि पर उपलब्ध चक्र यानी कि भू सतह का लगभग 50% भाग ही उपयोग लायक है, क्योंकि इसके 50% भाग जो है पहाड़, खाइयों, दलदल, मरुस्थल, पठार आदि जैसे एरियो से घिरा हुआ है जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसके हम केवल 50% भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक होगा कि विश्व के अंदर तकरीबन
31% खाद्य पदार्थ जो है मिट्टी से ही उत्पन्न किए जाते हैं। अगर इसकी बात करें कि प्राकृतिक संसाधन जो है भूमि की महत्ता को बढ़ाते हैं और ग्लोब की लगभग मात्रा 2% भाग में कृषि की जाती है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो कृषि जो है यानी भूमि के अंदर जो अति दुर्लभ मात्रा जो होती है उसकी भी मात्रा घटती चली जा रही है। इसके साथ ही पौधों को कीटनाशक व पशु पक्षियों को बचाने के लिए भी छिड़के जाने वाला जो मेथिलियन या फिर आपका कई सारे प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो कि हानिकारक होती हैं, जो कि प्राकृतिक उर्वरकता को नष्ट कर देती हैं और मृदा के अंदर मृदा को दूषित कर देती हैं, जिसकी वजह से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो विषाक्त हो जाते हैं। और विषाक्त पदार्थ जब भोजन के माध्यम से मानव शरीर में पहुँचते हैं तो उनमें भी अनेकों प्रकार की नाना प्रकार की बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा भूमि प्रदूषण यानी कि मृदा प्रदूषण किन किन कारणों से हो रहा है। जिनमें से मेरी नज़र में सबसे पहला कारण आता है औद्योगिक कचरा। जो औद्योगिक कचरा होता है यानी जो मैं हर बार बताता रहा हूँ फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, इसके अंदर सबसे पहला कारण मेरी नज़र में सामने आता है। उद्योगों में रासायनिक या अन्य प्रकार के कई कचरे होते हैं जिसे आसपास या दूर किसी स्थान पर ले जाके डाल दिया जाता है। इससे उतने हिस्से में मृदा प्रदूषित हो जाती है और उतने भाग में पेड़ पौधे भी उग नहीं पाते। यानी कि जितने एरिया के अंदर मिट्टी के ऊपर अपना कचरा डालते हैं उस कचरे की वजह से सारी की सारी मिट्टी वहाँ पर बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। इसके बाद दूसरा कारण नज़र में सामने आता है, इसका मतलब है खनन जो है यानी कि खनन से निकलने वाले जो मलबे होते हैं, मलबे को पास ही किसी जगह में डाल दिया जाता है और जिससे मलबे का विशाल ग्रत बन जाते हैं। यानी इमारती पत्थर जो हो गए, लोह, ऐसक, अभ्रम, तांबा, ऐसे अनेकों प्रकार के खनिजों के उत्खनन से निकलने वाला जो मलबा होता है वो मृदा की उर्वरकता शक्ति को समाप्त कर देता है। और वर्षा के समय जब जल के साथ मिलकर ये मलबा दूर दूर तक जाता है तो मृदा को और भी ज़्यादा ये दूषित कर देता है और भी ज़्यादा मृदा को प्रभावित करता है। इसके बाद बात करते हैं जैव स्रोत द्वारा मृदा को और ज़्यादा प्रदूषित किया जाता है। यानी कि मृदा प्रदूषण के जैव स्रोत जो होते हैं उनके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों को अवांछित पेड़ को शामिल किया जाता है, यानी कि पेड़ को शामिल किया जाता है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को कम कर देते हैं। इन पदार्थों में हानिकारक जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, अन्य प्रकार के परजीवी भी इसके अंदर मृदा के अंदर सामने आ जाते हैं। अगर हम इसके प्रभावों की बात करें तो इसके प्रभाव बहुत बुरे पर्यावरण के ऊपर पड़ते हैं। यानी कि पर्यावरण के ऊपर भी इसके प्रभाव पड़ते हैं और मनुष्य के ऊपर भी इसके प्रभाव पड़ते हैं। पहले जानते हैं मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। यानी मनुष्यों के भोजन हेतु कृषि जो अनिवार्य वस्तु है यानी अनिवार्य कार्य है उसके अंदर मृदा जो है सबसे ज़्यादा मात्रा की मृदा का इस्तेमाल होता है। जब मृदा के अंदर कृषि के अंदर उपयोग किए जाने वाली मृदा प्रदूषित होगी, दूषित होगी, विषाक्त होगी तो उसकी वजह से मानव का जो शरीर है वो भी बहुत ज़्यादा विषाक्त हो जाएगा, उसको भी अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण मुख्यतः पेड़ पौधों पर असर पड़ता है। इसके अंदर पर्यावरण के अंदर इसके आसपास कोई भी पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते। जिस एरिया के अंदर इस मलबे को डाला जाता है, जिस भी एरिया में मलबा होता है वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नहीं उग पाते और जिसकी वजह से यदि कोई वृक्ष होने पर भी वहाँ पे अगर उग भी जाए, मान लो कोई पेड़ पौधा वहाँ पे उग भी जाता तो खाने योग्य फल प्रदान नहीं करता। यदि कोई उसको खा लेता है, मान लो कोई बेचारा वहाँ पे भूखा जानवर पहुँच जाए और उसे खा ले तो वो बीमार पड़ जाता है और कई बार तो उस बीमारी की वजह से वो मर भी जाता है। यानी कि प्रकृति ने जो हमें मृदा दी, प्रकृति ने जो हमें वस्तुएं प्रदान करी, हम उनका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा पर्यावरण हमसे रुष्ट हो जाएगा और अनेकों प्रकार की बीमारियां प्रदान करना शुरू कर देगा। यानी कि हम जो अब तक में देखते आ रहे थे इतने सारे प्रकार की जो हमें बीमारियां होती आ रही हैं वो हम मानव द्वारा ही निर्मित बीमारियां होती हैं। ये हमारा जल, ये हमने अब तक में जल के बारे में, वायु के बारे में और भूमि यानी कि मृदा के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं लास्ट, जिसका मतलब है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि को प्रदूषण बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर केवल आपसे 4 ही प्रदूषण के बारे में बात करूँ। इसमें चौथा प्रदूषण है आपका ध्वनि प्रदूषण या फिर साउंड पॉल्यूशन। साउंड पोल्यूशन होता क्या, पहले ये जान लेते हैं। यानी कि वो कोई भी अत्यधिक शोर जो किसी भी प्रकार से अनुपयोगी हो, उसको, उस तरह की ध्वनियों को हम ध्वनि प्रदूषण या फिर साउंड पोल्यूशन कहते हैं। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण होता है। जनसंख्या और विकास के साथ ही यातायात और वाहनों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण यातायात के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण के अंदर बढ़ावा होता जा रहा है। यानी वो ध्वनि प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। अत्यधिक शोर को सुनने की वजह से सुनने की शक्ति भी कई बार खराब होने का खतरा बन जाता है।
अब बात कर लेते हैं हमें ये तो पता होना चाहिए कि ध्वनि में और शोर में फ़र्क क्या होता है। ध्वनि वो होती है जिसको हम सुने और हमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, उसे हम ध्वनि बोलते हैं। लेकिन जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है उसको हम ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं, यानी जिसको हम शोर बोलते हैं। अब ये शोर देखते हैं होता क्या है। ये वाला दुनिया भर में सबसे ज़्यादा शोर के स्रोत जो है परिवहन प्रणाली हो गया, मोटर वाहनों से होता है। लेकिन इनके अलावा और भी कई कारण हैं ध्वनि प्रदूषण के होने के, जिनके अंदर आपके रेल हो गया, हवाई जहाज हो गए, ऐसे परिवहनों का ज़्यादा मात्रा में चलना भी शोर का एक कारण हो सकता है। इसके बाद बात करें तो जो आपके औद्योगिकरण होती है, औद्योगिकरण के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है, कार्यालयों के अंदर जो उपकरण होते हैं वो हो गए। प्रदूषण को जो बढ़ावा देने वाले, जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों के अंदर मशीनरी हो गई, निर्माण कार्य हो गए, वहीं उपकरण हो गए, बिजली उपकरण हो गए, प्रकाश व्यवस्था हो गई, गुनगुना और ऑडियो मनोरंजन सिस्टम, यानी कि जो हम कहते हैं गुनगुनाते हैं ना, शादी पार्टी या फिर किसी भी फंक्शन के अंदर हम बड़े म्यूज़िक सिस्टम को लगा लेते हैं वो, और बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर या फिर बड़े बड़े जो भी आपके लाइटिंग वाले एरिया होते हैं उन एरियो के अंदर जो हम इतने सारी वो क्या नाम है शोर मचाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में होता है। इसकी वजह से सभी जीव जंतुओं और यहाँ तक कि मानव के स्वास्थ्य पर भी बहुत खराब असर पड़ता है। इसकी वजह से कई लोगों के जो रक्तचाप होता है वो उच्च रक्तचाप में बदल जाता है। वहीं कुछ लोग का जो कान में सुनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, नींद में गड़बड़ी हो जाती है, और भी कई तरह की ऐसी ध्वनि से होने वाले प्रदूषण है, वो कारण है, बीमारियां हैं जो कि इसकी वजह से हो जाती है। इसकी वजह से हमें शोर शराबे में रहने की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, और यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो पुरुषों के अंदर थोड़े स्पर्म काउंट्स भी घटने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसको बचाना चाहें तो अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। पशु पक्षी हो गए, जीव जंतु हो गए, उनके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर देखने को मिला है। समुद्री जीवों के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर हमें इसको रोकना है, अगर हम इसको बचाना चाहते हैं तो हमें कम से कम बहुत कम मात्रा के अंदर ध्वनि प्रदूषण करना चाहिए, यानी कि हमें कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें। हम ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करें जिनकी वजह से हमारी ध्वनि प्रदूषण कम हो, यानी कि बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ हो गई, या फिर जो आपके ऐसे हम मिलजुल कर गाड़ियों में जाएं जिसकी वजह से हमारा जो खर्चा भी बचे और थोड़ा ध्वनि प्रदूषण भी कम हो। अगर हम बात करें तो हमें सरकार के नियम कायदे कानूनों के संग मिलकर और भी ऐसी आवाज़ें उठानी चाहिए, और भी ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्ति मिल जाए। यानी कि हमने आज की इस वीडियो के अंदर कई सारे तरह के प्रदूषणों के बारे में जाना, हमने कई सारे तरह की चीज़ों के बारे में जाना कि प्रदूषण क्यों होता है। प्रकृति ने हमें इतने सारी चीज़ें दी हैं, प्रकृति ने हमें सब कुछ प्रदान किया है, परंतु हम उसका ह्रास करते चले जा रहे हैं। यदि हमें इन सभी चीज़ों को बचाना है, अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये सभी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, अच्छे तौर पे इनको देना चाहते हैं, तो हमें इन प्राकृतिक संसाधनों को बचा के इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो एक टाइम पे सारे के सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सभी को इस बात की नॉलेज मिल सके, सभी को इस बात का पता चल सके कि किस तरह से हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं, ताकि हम भी जान सकें कि आप प्रकृति, पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में क्या सोचते समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।